प्रिय बच्चों, कल हम सब ने पद परिचय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। वाक्य के पद किस भेद के अंतर्गत वह आता है, शब्दों के भेद में, फिर उसके भेद कौन से हैं, यदि कारक है तो कौन सा है, वचन है तो कौन सा है, लिंग क्या है, विभक्ति क्या है, पुरुष कौन सा है, इत्यादि के बारे में हम लोगों ने कल विस्तार से चर्चा की थी। अब आज के वीडियो में हम लोग वाक्य लिखेंगे और वाक्य में दिए गए प्रत्येक पद का परिचय प्राप्त करेंगे कि हर पद का परिचय कितने रूपों में हमें मिल सकता है, कितनी तरह से हमें मिल सकता है। तो आइए देखते हैं और अपनी बात बनाते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। ये आपके आगे सामने एक वाक्य लिखा हुआ है। अब इसमें प्रत्येक पद का, रमेश भी एक पद है, यहाँ भी पद है, तीसरा पद है, बंगले में भी एक पद है और रहता था भी एक पद है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शब्दों के 8 भेद कल हमने बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियापद से, तो इस प्रकार से उन 8 भेदों में से जो सबसे पहला पद है रमेश, ये उनमें से क्या है। तो सबसे पहले हम रमेश लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे, देखिए रमेश। तो सबसे पहले इसका परिचय प्राप्त करते हैं। तो हम जानते हैं, हमने बहुत पढ़ा इस बारे में, किसी भी व्यक्ति, उसके नाम, स्थान, वस्तु आदि को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से रमेश हो गया संज्ञा। सबसे पहला परिचय इसका यह है कि यह संज्ञा है। कमा लगाएंगे। अब संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा में से यह जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है अथवा भाववाचक है। तो निश्चय ही चूंकि यह एक व्यक्ति का नाम है, तो जब किसी का नाम हो जाता है तो वह व्यक्तिवाचक बन जाता है, वह विशेष हो जाता है। जैसे कक्षा में 40 भैया बहन रखे, तो सभी भैया बहन क्या हैं, वो सब संज्ञा हैं। लेकिन अगर किसी भैया का हमने नाम लेकर पुकारा कि आलोक आप खड़े हो जाइए या पुनीत आप खड़े हो जाइए, तो वह आलोक अथवा पुनीत उस कक्षा के 39 भैया बहनों में से विशेष हो जाता है, वो एक व्यक्ति हो जाता है, अलग से हो जाता है। तो इसलिए संज्ञा के बाद में जो इसका भेद है वो इसमें है व्यक्तिवाचक। अगला हमने कल बात की थी कि उसका लिंग क्या है। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 लिंग होते हैं। तो चूंकि रमेश है तो रमेश निश्चय ही इसके नाम से ही लगता है कि यह एक पुरुष का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम रमेश नहीं होता, इसलिए यह पुल्लिंग है। अब आती बात वचन पर। यह कितने वचन का है, रमेश अकेला है या रमेश कई है। तो यहाँ पर रमेश एक ही है, इसलिए यह एक वचन हो गया, कमा एक वचन हो गया। अब देखेंगे कि इस बंगले में क्रिया क्या है, रहना की, और रहने का कार्य कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। रमेश के द्वारा ही बंगले में रहने का कार्य हो रहा है, इसलिए रमेश हो गया इसका कर्ता, अर्थात कारक कौन है इसमें, वो कर्ता कारक है। एक कर्ता कारक हो गया। फिर अब कामा लगाएंगे इसमें। अब इसके बाद में बचता है कि जो क्रिया है उसका यह कर्ता है। तो क्रिया क्या है, रहता था, यानी रहना क्रिया है इसमें।
रहने का कार्य हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि रहना क्रिया का कर्ता, रहना क्रिया का कर्ता। तो हमने देखा कि रमेश का परिचय हमें इतने रूपों में प्राप्त हुआ। रमेश केवल रमेश कह दिया, यही उसका परिचय नहीं है। रमेश का परिचय यह भी है कि वह संज्ञा है, भेदों में वह व्यक्तिवाचक है, वह पुल्लिंग भी है, वह एक वचन है, वह कर्ता कारक है और रहना क्रिया का वो कर्ता है। अर्थात अगर रमेश न होता तो रहना क्रिया संपन्न नहीं होती। रमेश ही इसमें मुख्य है, रमेश के द्वारा ही रहने का कार्य हो रहा है। अब इतने रूप, अब आगे आते हैं यहां। अब हम देखेंगे कि यहां कल हमने बात की थी, यह भी जो 8 भेद होते हैं उसी में से एक भेद है। तो रहना की विशेषता बता रहा है। रहना कहाँ हो रहा है? यहां हो रहा है, यहां के बंगले में हो रहा है, अर्थात यह क्रिया विशेषण है। तो रहना का सबसे पहला क्या है? परिचय। यह क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद कराए थे। सबसे पहला रीतिवाचक कि क्रिया कैसे हो रही है, दूसरा परिमाणवाचक क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, तीसरा स्थानवाचक क्रिया कहाँ हो रही है और चौथा था क्रिया कालवाचक यानी किस समय में हो रही है। ठीक है, तो अब यहां हम देखेंगे क्रिया विशेषण तो हो ही गया है। अब ये यहाँ का अर्थ है ये किसी स्थान का सूचक है। यहाँ वहाँ इधर उधर ये सब क्या होते हैं? स्थान के सूचक होते हैं। जब किसी स्थान के बारे में बताना होता है तो हम कहते हैं यहाँ पर अमुक वस्तु रख दीजिए, अपना बस्ता यहाँ रखिए, अपने जूते वहाँ उतारिए, यानी हम किसी स्थान की ओर संकेत करते हैं। तो ये क्रिया विशेषण है। और इसके बाद क्या इसमें? स्थानवाचक है। दो बातें होगी। अब तीसरा है कि यह सूचक किसका है, यानी किसके लिए आया है? रहना क्रिया के लिए आया है, यानी रहता था, इस क्रिया का यह सूचक है, बताता है। रहता था क्रिया का यह सूचक है। ठीक है, अब अगला तीसरे, हम सब जानते हैं, हम सब ने गिनतियां बहुत पढ़ी है, लेकिन 1 2 3 4 5 एक तो ये गिनती होती है और एक गिनती और प्रकार से होती है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात क्रम सूचक। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहा करते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डर बताता है कि किस क्रम पर क्या रखा है, पहले से 5वां, पहले से 8वां, इस प्रकार से। तो ये क्या है? एक तीसरा क्या है? हो सकता है और बंगले हो, और इस तीसरे से स्पष्ट है कि उस बंगले से पहले और भी 2 बंगले हैं, तभी तीसरे की बात आई। तो तीसरा क्या हो गया? यह क्रम सूचक हो गया। तो पहली बात तो विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण है। पहला विशेषण, इसकी पहली पहचान है कि यह विशेषण है, और दूसरा क्रम सूचक संख्यावाची। क्रम सूचक संख्यावाची कमा लगाएंगे। और अगला है यह पुल्लिंग है। तीसरा तीसरे, क्योंकि बंगला के लिए आया है, और अगर बंगला पुल्लिंग है तो यह उसकी विशेषता बताता है, इसलिए यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। विशेषणों की विशेष पहचान होती है उनके बारे में कि जिसके बारे में वो विशेषता बताएंगे वो जिस लिंग का होगा, जिस वचन का होगा,
वही लिंग, वही वचन, वही पुरुष उनके विशेषणों का हो जाता है। तो इस तरह से क्रम सूचक संख्यावाची हो गया और इसके बाद में यह एक वचन हो गया। तो आपको एक भ्रम यहां होता होगा कि यहां बंगले आया है, बंगला का बहुवचन भी बंगले होता है, लेकिन यहां पर बंगले में आगे में लगा है अर्थात परसर्ग जुड़ा है, क्योंकि बंगला में ऐसा कहने से थोड़ा अटपटा लगता है और वाक्य में अधिक सुंदरता, अधिक सौष्ठव नहीं आता, इसलिए वो एक वचन ही माना जाएगा, बंगला में नहीं बल्कि बंगले में, और वो बंगले शब्द भी जो है एक वचन ही है। तो एक वचन हो गया। अब इसके बाद में पुल्लिंग हो गया, यहां लिखिए एक वचन हुआ और पुल्लिंग हुआ। अब है बात कि यह किसका विशेषण है, विशेषता बता रहा है मगर किस शब्द की बता रहा है, किस वस्तु की बता रहा है, तो वह है बंगला। बंगले की विशेषता क्या है कि वह तीसरा है, वह पहला नहीं है, वह दूसरा नहीं है, वह बड़ा नहीं है, वह छोटा नहीं है, वह बहुत भव्य नहीं है, वह सफेद या लाल रंग से रंगा नहीं है, बल्कि उसकी विशेषता है कि वह तीसरा है। तो यहां पर लिखेंगे बंगला विशेष का यह विशेषण है। तो जहां भी विशेषण होगा वहां विशेष भी होगा, तो विशेष है इसमें बंगला। अब हम अगले आते हैं रहता था। यह तो रहता था, रहना क्रिया होती है, कल भी बहुत चर्चा हुई थी इस पर। रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना जागना, जितने भी प्रकार के कार्य हैं इन सबको हम क्रिया कहते हैं। तो रहता था ये क्या है, सबसे पहले तो एक क्रिया है, इसकी पहचान है, पहली पहचान है कि यह क्रिया है, और दूसरी पहचान क्या है इसकी, फिर हम काल पर आते हैं कि यह किस काल की क्रिया है। तो था लगा हुआ है, इसका माने है कि वह बीते हुए समय में संपन्न हो चुका है, आज रहता है या नहीं इसका नहीं पता है, पहले रहता था, तो इसलिए हो जाएगा काल में हो जाएगा भूतकाल। अब आता है वचन, तो वचन होगा एक वचन, क्यों, क्योंकि रमेश अकेला है। कर्ता जितने वचन का है उतने ही वचन की क्रिया भी होगी, तभी वाक्य सही बनेगा। कर्ता और क्रिया का सामंजस्य होना ही चाहिए, यदि दोनों में से कहीं गड़बड़ हो गया, एक का वचन गलत हुआ तो फिर वो वाक्य सही नहीं बनेगा, इसलिए यहां पर होगा एक वचन। ठीक है, अब इसका लिंग लेते हैं। चूंकि कर्ता पुल्लिंग का है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। कर्ता के साथ साथ ही क्रिया का निर्धारण होता है कि क्रिया किस लिंग में है। जैसे रमेश पढ़ता है लेकिन सरला पढ़ती है, क्योंकि सरला जो पढ़ने का कार्य कर रही है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ने का कार्य भी इस वो क्रिया भी स्त्रीलिंग में मानी जाएगी। तो अब यहां हम लिखेंगे रहता था पुल्लिंग। अगला, अब आगे देखते हैं पुरुष कौन सा है। हम जानते हैं कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे वह रहता है, तुम रहते हो, मगर मैं रहता हूं। तो यहां पर रहता था, तो अगर रमेश अन्य पुरुष का है यानी प्रथम पुरुष का है, कल भी इस पर बात आई थी कि हम उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो हम और तुम, जहां दो आएंगे हम और मैं, तुम सब
आप उसमें शामिल नहीं है, केवल तुम है, तुम सब है, आप नहीं, आप प्रथम पुरुष में आता है। और जितने ही बाकी हैं वह चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे किसी का नाम आ जाए, तो वह सब जो है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में होते हैं। तो यहां पर हम होगा अन्य पुरुष। यह अन्य पुरुष हो गया। भूतकाल पहले ही हो गया है, क्रिया है, भूतकाल की क्रिया है, एक वचन की है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है। और अब इसमें आते हैं वाच्य पर, अर्थात जो ये बात कही गई है ये सीधे कही गई है या घुमा कर कही गई है। वाच्य का अर्थ होता है सीधे सीधे बात, यानी हम बात को किस तरह कह रहे हैं, हम सीधे कह रहे हैं या घुमा कर कह रहे हैं। जब वाच्य का प्रकरण आएगा तो उसमें आपको इसे ढंग से पढ़ाया जाएगा, परंतु मैं एक उदाहरण समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, एक कार्य बिल्कुल सीधा सीधा है, वाक्य एकदम सपाट है, सीधा है, लेकिन पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है तो दूसरे वाले पत्र में भी लिखने वाला मैं ही हूँ और लिखा पत्र ही जाता है, लेकिन दूसरे वाक्य में जो मुख्य दबाव है, मुख्य जो जोर है, प्रमुखता वो पत्र को दी जाती है और पहले में प्रमुखता मुझे अर्थात लिखने वाले को दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि रमेश तीसरे बंगले में रहता था, तो जो कर्ता मुख्य है चूंकि, इसलिए कर्तृवाच्य हो जाएगा। जिस दिन वाच्य प्रकरण पढ़ाएंगे उस दिन विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी। और जो एक क्रिया है रहता था, इसका कर्ता कौन है? रमेश, अर्थात रमेश कर्ता की यह क्रिया है, ठीक है ना, या इस क्रिया का कर्ता रमेश है। नहीं, रमेश कर्ता की क्रिया है। तो अब हमने देखा कि एक वाक्य हमने केवल यहां लिखा और एक वाक्य में उसके जितने भी शब्द थे उसका कितने प्रकार से हमने परिचय प्राप्त किया, जितने भी उसमें पद थे, तो एक एक पद के कई कई रूपों में हमको परिचय मिल गया। अब अगला वाक्य लिखा जाएगा, इसे मिटाना पड़ेगा। दूसरा वाक्य है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। इसमें भी जो पद आए हैं उनका परिचय बारी बारी से हम अब प्राप्त करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, ये हम सर्वनाम है। सबसे पहला इसका जो परिचय है यह सर्वनाम है। कामा, इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि हम उत्तम, अपने लिए क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। तो इसका पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है। वचन, मर मिटेंगे, हम हमेशा बहुवचन में होता है।
हम का अर्थ है हम सभी, हम अकेले नहीं, हम सभी, इसलिए यह बहुवचन है। मिटेंगे, पुल्लिंग की क्रिया लग रही इसलिए कर्ता भी पुल्लिंग का माना जाएगा। पुल्लिंग। अब इसके बाद में इसका कारक कौन सा है, क्योंकि मर मिटने का कार्य कौन करेगा, हम करेंगे। इस कार्य को करने वाले हम हैं, इसलिए हो गया कर्ता कारक। अगला है अपने। यह भी सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक। जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किया जाए वह निजवाचक सर्वनाम होता है। तो सबसे पहला इसका परिचय है कि सर्वनाम है, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम है, इसका भेद है निजवाचक। अगला है यह पुल्लिंग है, क्योंकि पहले हम पुल्लिंग था इसलिए अब हम के लिए ही आया, तो यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। अब यहां देखिए समझे इसका वचन क्या हो सकता है। ये अपने किस लिए आया है, देश के लिए आया है। और देश कितने हैं, एक है। भारत देश तो एक ही है, इसलिए यह एक वचन हो जाएगा। अगर एक देश के अलावा अनेक देश हो जाते तो ये बहुवचन अपने हो जाता, लेकिन क्योंकि एक के लिए है इसलिए यह एक वचन है। अब आगे आता है इसका कारक क्या है, संबंध कारक है। संबंध कारक, तो इस प्रकार से अपने का परिचय हो गया। अब अगला आते हैं देश पर। देश यह क्या है, ये संज्ञा है। अब संज्ञा में भेद क्या है, क्योंकि किसी देश का नाम तो यहां दिया नहीं है। अगर ये होता कि हम अपने भारत पर मर मिटेंगे तो हो जाता कि यह व्यक्तिवाचक है, लेकिन चूंकि देश है और देश दुनिया में बहुत से हैं, इसलिए यह देश शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो यहां लिखेंगे इसकी दूसरी पहचान है कि यह जातिवाचक है। संज्ञा में इसका भेद है जातिवाचक। अब आगे है एक वचन। देश में लिंग भेद होता नहीं, उभयलिंगी होता है, सर्वमान्य एक ही लिंग होता है इसमें, इसलिए आगे। और अब देखें यहां पर एक परसर्ग लगा हुआ है देश के बाद में पर। यह पर किस कारक का परसर्ग है, अधिकरण का, इसलिए यहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक। कारक के प्रकरण में आपको बताया गया होगा, छत पर, कुएं पर, इस तरह से सड़क पर, तो यहां पर क्या होता है अधिकरण कारक। तो ये अब अगला आता है मर मिटेंगे। ये है मर मिटेंगे। ये क्या है, मर मिटना अर्थात यह क्रिया। अब क्रिया कैसी है, इसमें कर्म है अथवा नहीं है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले इसका परिचय है कि यह क्रिया है, दूसरा परिचय है कि यह अकर्मक है, यानी बिना कर्म के है। अमान्य होता है नहीं, इसमें कर्म नहीं है। फिर यह पुल्लिंग है,
बहुवचन है। अब क्रियाओं में काल निर्धारण भी होता है कि वह जो क्रिया हो रही है वह किस काल में हो रही है। बीते हुए समय की बात है, जैसे अभी आपने रहता था वाले में पढ़ा था, या वो वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें क्रिया हो रही है, अथवा वो आगे आने वाले समय में क्रिया होगी। तो यहाँ मर मिटेंगे आगे की बात है, इस समय की बात नहीं, इसलिए ये हो जाएगा भविष्य काल। भविष्य काल या भविष्य काल लिख दीजिए यहाँ पर। और अब अगला इसमें आता है, यह कौन है, मर मिटेंगे कौन कह रहा है, हम कह रहे हैं। अर्थात इसका पुरुष क्या हो गया, जो पुरुष हमारा है वही पुरुष इस क्रिया का भी हो गया। तो अगर हम उत्तम पुरुष में हैं तो मर मिटेंगे भी उत्तम पुरुष में हो जाएगा। देखिए यहीं पर आपको बहुत से उत्तर मिल जाएंगे। तो यहां हो जाएगा उत्तम पुरुष। ये उत्तम पुरुष हो गया। और यह मर मिटेंगे क्रिया किसकी है, इसका कर्ता कौन है, कर्ता इसके हम हैं, कोई अन्य नहीं है, तुम नहीं हो, हम हैं, इसलिए हम कर्ता की क्रिया है। हम कर्ता की यह क्रिया है। इस प्रकार आज हमने 2 वाक्यों में दिए गए सभी पदों का अभ्यास किया, इनका परिचय प्राप्त किया। ये अध्याय पहले ही हमने कहा था कि काफ़ी बड़ा है और इसको बड़े अच्छे ढंग से धीरे धीरे समझाया जाएगा, समय है, इसलिए अगले दिन फिर हम मिलेंगे और पद परिचय ही अभी चलेगा और भी वाक्य बनवाए जाएंगे जिससे आपका ठीक प्रकार से अभ्यास हो जाए। ठीक है, तो अब ये बात यहीं पर समाप्त कर दी जाए और जब फिर से हम लोग मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे, तो अगले वाक्य लिख करके, इसके बाद के वाक्य लिख करके और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, नए वाक्य बनाएंगे, नए नए पदों का परिचय प्राप्त करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे वाक्य भी दिए जाएंगे जिनमें केवल 1 या 2 शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे। आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में सब आता है, लेकिन ये तभी संभव है, परीक्षा में आप तभी लिख सकते हैं जब इसका खूब अच्छी तरह से आपका अभ्यास हो जाए। अभी हमने कहा कि बहुत से उत्तर ऐसे हैं जो आपको यहीं पर मिल जाते हैं, कहीं और आपको खोजना नहीं है। जैसे इसका पुरुष था, क्योंकि हम उत्तम पुरुष था तो मर मिटेंगे भी क्रिया भी उत्तम पुरुष की हो जाएगी। इसलिए केवल ध्यान देने की बात होती है, थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान देते हैं, और श्याम पर ध्यान देना, समझना बात को, क्योंकि यहाँ समझना महत्वपूर्ण है, रटना महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को, इस तरह के पाठों को हम रट करके याद नहीं कर सकते, इसमें हम रटकर सफल नहीं होते। इसलिए भैया बहनों ध्यान रहे कि ऐसे पाठों में हमको समझना पड़ता है, कम पढ़ना लेकिन उसको समझते हुए पढ़ना। अगर समझेंगे नहीं तो इसी प्रकार का अगला प्रश्न हम नहीं हल कर सकते और अटक जाएंगे बीच में। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 1-2 वाक्य आप स्वतः ही इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अपने मन से लिखें, रब में लिखें और उसमें जो भी पद हैं उन सब का परिचय लिखने का अभ्यास करें। इस प्रकार जब आप अभ्यास करेंगे, हम अभ्यास क्यों करते हैं, इससे भूली हुई जो बात है वो फिर से याद हो जाती है। अभ्यास रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, बहुत पहले हम लोगों ने सुना है, बहुत जानते हैं। तो इस प्रकार जब बार बार किसी चीज़ को दोहराते हैं तो उससे जो चीज़ें भूल गई हैं सब याद आती हैं और स्थायी भी होती हैं, वो ज्ञान पक्का होता है। इसलिए याद भी करें, उसका बार बार अभ्यास करें, लिख कर अभ्यास करें, केवल रटे नहीं। धन्यवाद, अगली बात बाद में।